नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको कि हम आम भाषा में मनरेगा के नाम से भी बोलते हैं या कहा जाता है। मनरेगा एक ऐसा कार्यक्रम है, जब यूपीए की सरकार थी उस समय आई थी। उस जमाने में देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक हाउस होल्ड में, मतलब हर एक घरों में कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिनों के लिए रोजगार मुहैया कराने का गारंटी दिया गया था। यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज भी जब हम 75 साल आज़ादी के बाद, हम आज देश आज 75 साल हो गया देश को आज़ादी होते हुए भी, फिर भी आज कई तरह की सरकारें आई और गईं, लेकिन आज भी हम अपने देश में मतलब सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार मुहैया नहीं कराने की स्थिति में है। तो इस दृष्टिकोण से हिंदुस्तान कोई अकेला देश नहीं है। पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट इज ए मेजर चैलेंज, लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ है। और अगर आप डेटा उठा के देख लें, सरकारी आंकड़े देख लें या CMIE का जो रिपोर्ट देख लीजिए, आपको सब जगह ये चीज़ें मिलेंगी कि यहाँ पे न सिर्फ बेरोजगारी बेतहाशा है, बल्कि अभी जो इन्फ्लेशन, जिसको महंगाई कहते हैं, वो भी मतलब लोगों को जीवन संकट में डाले हुए हो। तो इन परिस्थितियों में जब यहाँ पे भयंकर गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई से लोग, आम आदमी जूझ रहा, उस समय में यूपीए की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री काल की बात है, उस समय इसने फैसला लिया गया कि एक ऐसा कार्यक्रम लाया जाए जो आम आदमी के लिए, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है और जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए। और उनका इस्तेमाल कहाँ पे हो? ग्रामीण क्षेत्रों में, जो सड़क निर्माण के काम में, जो पुरानी नदियाँ हैं वो मर रही हैं, उनको जीवित करने के लिए ये काम, बांध, छोटे मोटे बांध बनाने के काम में, इन सारे उपयोगी काम के लिए इसका मकसद ये था। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो स्कीम आता है उसका उद्देश्य अच्छा होता है, चाहे कोई भी स्कीम हो, बड़ा से बड़ा प्लान हो, लेकिन उसका जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तब अंत में बात खुल के सामने आती है। तो इसको स्वीकार करने में किसी भी तरह का, मतलब मुझे कोई मतलब एतराज नहीं है कि मनरेगा भी कई तरह के संकटों से गुजर रहा है, कई तरह के करप्शंस के मतलब चार्जेज उसके ऊपर भी लगे हैं, इससे किसी को भी इनकार नहीं हो सकता। लेकिन इन सारे चीज़ों के बावजूद भी मनरेगा एक इतना महत्वपूर्ण योजना थी जो आम आदमी के लिए, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, जिसको नौकरी नहीं मिल सकता है, कम से कम उसको जीने का एक रास्ता दिया था ये मनरेगा प्रोग्राम। आज इसी मनरेगा के ऊपर तरह तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं। अभी एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिनको कि ग्रामीण विकास मंत्री कहा जाता है, श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो मनरेगा के ऊपर जो खर्चा आ रहा है उसको केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को भी शेयर करना चाहिए, उसके बर्डन को। बर्डन मतलब जो पैसे का जो बोझ आता है, बजट का जो बोझ आता है, तो उसमें 60% मतलब 60% केंद्र सरकार दे और 40% राज्य सरकार दे। ये तो एक उनका इस तरह का उनकी सोच है, एक प्रपोजल है, कि नया प्रपोजल है। लेकिन ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनरेगा को जो लोगों को पेमेंट होता है, जो रोजगार का के बाद जो उनको पैसा दिया जाता है, उनके श्रम का जो मूल्य चुकाया जाता है, उसका तरीका पहले 2 तरह से होता था। या तो आपके अकाउंट में, आपके बैंक में जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर होता था, और दूसरा है कि आधार कार्ड के ऊपर आपका ट्रांसफर उसको लिंक कर दिया गया था। तो अब इस बार सरकार का फैसला है कि उन्हीं लोगों को पैसे, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड है, जो आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को ये व्यवस्था की जाएगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। अदरवाइज मुश्किल है, क्योंकि पेमेंट ही नहीं हो पाएगा। और ये सरकार का जो फैसला है कि मनरेगा को सीधा आधार कार्ड से लिंक किया जाए, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि करप्शंस जो वहाँ भी है उससे निपटा जाए। करप्शन जो व्यक्ति सही मायने में जो काम किया है, उचित लोगों को पैसा मिले, कोई इसमें बेईमानी नहीं हो। तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सच प्रैक्टिकल में
एक्चुअली बात क्या है। आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में, मनरेगा के क्षेत्र में जो कार्यकर्ता लोग जो काम कर रहे हैं इस सच्चाई से इस बात को जानते हैं। और सरकारी ही आंकड़ा ऐसा आ रहा है कि तकरीबन 43% लोग जो हैं, जो मनरेगा के मजदूर, ऐसे लोग जो मनरेगा के काम में लगे हुए हैं, उनमें से सिर्फ 43% लोग, 43% लोगों के पास आधार कार्ड है। बाकी 57% मतलब 57% लोग के पास आधार कार्ड नहीं है। कहने का मतलब कि अगर मनरेगा का लाभ इनको मिलता है तो उसमें से सीधा ये सरकारी आंकड़ा है कि 57% लोग, वैसे लोग जो मनरेगा के में काम में रह सकते थे, उनको इससे वंचित रहना पड़ेगा, उसको साफ। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि हम जो मौजूदा सरकार है, केंद्रीय सरकार, 2-3 चीज देखिए। पिछले दफा जब बजट आया तो इस पर काफी हल्ला मचा कि इस सरकार ने इस बजट में पिछले बजट के मुकाबले मनरेगा जैसे सोशल वर्क पर, मतलब जो गरीबों के लिए इस तरह का काम, सोशल सेक्टर जो कहते हैं, उसके ऊपर जो बजट अलॉट किया गया वो 33% कम किया गया। मनरेगा पे पहले ज़्यादा पैसा एलोकेशन होता था, इस बार उस पिछले बजट के अनुपात 33% बजट एलोकेशन कम हुआ है। एक चीज़ और मैं इस संदर्भ में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जब प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने एक संसद में, ये रिकॉर्ड पर है, आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो मनरेगा कार्यक्रम है, जो यूपीए सरकार ने गड्ढा खोदने का काम शुरू किया था, उसको मैं डंके की चोट पर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि मैं इसे रोक नहीं सकता हूं। प्रधानमंत्री ऐसा कह के वो कटाक्ष कर रहे थे, वो बेसिकली इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि ये मनरेगा जैसे कार्यक्रम में करप्शन भरा हुआ है, लेकिन मजबूरी है। ये भी बात है, देखिए, हिंदुस्तान में सरकार चाहे किसी की हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की भी मजबूरी थी, क्योंकि अगर आप इस तरह के कार्यक्रम को नकार देंगे तो फिर आपको वोट भी तो चाहिए। तो दूसरी बात मैं इसके बारे में एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जब 14वां फिनांस कमीशन था, उसमें प्रोफेसर अभिजीत सेन, स्वर्गीय प्रोफेसर अभिजीत सेन, जो कुछ दिनों पहले जिनकी मृत्यु हुई है, वो भी उसमें मेंबर थे। और अभिजीत सेन काफी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री माने जाते हैं, यंग, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने उस 14th फिनांस कमीशन में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये फैसला लिया था कि तकरीबन जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन होता है और जो शेयर होता है स्टेट और सेंट्रल में, उसमें पिछले सरकार के मुकाबला 10% ज़्यादा एलोकेशन स्टेट गवर्नमेंट को हो। मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैसला किया था कि 42% जो रेवेन्यू का है वो जाना चाहिए इसको, राज्य सरकारों को। लेकिन अपने एक डिसेंट नोट में उस फिनांस कमीशन में अभिजीत सेन ने डिसेंट नोट लिखा था, और उन्होंने कहा था कि 42% नहीं, उससे कम 38%, मतलब आप राज्यों को कम दीजिए। वो इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार इस तरह का काम करती है, ज़्यादा अगर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट देती है राज्य सरकारों को, तो इसका नतीजा क्या होगा कि इस तरह की जो योजनाएं हैं, सोशल सेक्टर की योजनाएं, जो गरीबों की हितकारी योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा है, इस तरह की योजनाएं जो हैं ये मार खाएंगी। आज जब मैं इस चीज़ को देख रहा था तो मुझे ये बात बार बार वो पुरानी बात याद आ रही थी। मैं ये सारी बातों को आपके साथ रूबरू करना चाहता हूं, लेकिन जाते जाते एक चीज़ और बता दूं कि देश के कई प्रतिष्ठित सोशल एक्टिविस्ट, जिसमें सबसे पहले मैं नाम जीन ड्रीज का लेना चाहूँगा। जीन ड्रीज एक बहुत ही नामी गामी अर्थशास्त्री हैं, जो जन्म तो लिए बेल्जियम में, लेकिन उनकी कर्मभूमि हिंदुस्तान में रही है। उसी तरह से निखिल दे और योगेंद्र यादव, ये सारे लोग इस पर एतराज जता रहे हैं कि अगर इस तरह से काम किया गया तो आप सोचिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां आप सोचिए कि लिटरेसी रेट कितना है, और आधार कार्ड और फिर उससे नो योर मतलब कस्टमर, ये जो होता है KYC जिसको कहते हैं, ये कितने लोग जो जाकर के इन ऑफिसों में जाकर आधार कार्ड बनाने की जद्दोजहद से जूझ सकते हैं। मतलब ये जिसको भी ग्रामीण क्षेत्रों का थोड़ी भी जानकारी है, वो जानता है कि टेक्निकली बात, सरकार तो बड़ी अच्छी बात कह रही है कि करप्शन नहीं हो, सही बात है, लेकिन आप सच्चाई में आइएगा तो सच बात यही है कि जो गरीब को हितकारी योजना है, वो बहुत तरह से जो गरीबों
के लिए अच्छी नहीं साबित होगी। तो मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर अगली बार जब मिलूंगा तो किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।